Hey guys, hope you are well in this quarantine time. So, in order to get some knowledge, I brought you a topic which is based on how auditors plan their audit while they go for manufacturing sector. So, let's hang on. आज हम जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सब प्रोसेस ओवरव्यू, प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटेजी, वेंडर कैसे सेलेक्ट किया जाए, पीआर टू पीओ साइकिल, पेबल मैनेजमेंट और लास्ट इज वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. First thing which the auditor is going to do is to get some understanding regarding that entity. Means पता होना चाहिए ना उसे कि entity कैसे काम करती है. So he have to consider some factors. These factors are determining the independent process. कि means कौन कौन सी processes होती हैं. Secondly, purchase budget कितना है. Third, costing system कौन सा है जो entity adopt करती है. Third, next is मैनेजमेंट रिपोर्टिंग बेस्ड, दैट इज वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम फॉलो करती है या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन फंक्शन. इन फैक्टर्स की हेल्प से ऑडिटर को एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि एंटिटी काम कैसे करती है. इन फैक्टर्स के साथ साथ अगर ऑडिटर और भी एंटिटी के बारे में जानना चाहे तो ऐसे 315 में कुछ एक्टिविटीज मेंशन की गई है, जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो एंटिटी परफॉर्म करती है, हु ओन्स हाउ मच शेयर, एरिया इन विच एंटिटी मेड इन्वेस्टमेंट, types of entity made by clients, how the entity raises its finance. So इन चीजों की हेल्प से ऑडिटर को एक ओवर कंप्लीट पिक्चर दिख जाती है कि एंटिटी काम कैसे करती है, कहां से फाइनेंस रेज करती है और कहां पे फाइनेंस लगाती है. नाउ बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दीज सब प्रोसेसेस, लेट्स फर्स्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ दीज प्रोसेसेस. लेट्स गेट स्टार्टेड. हर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की फर्स्ट सब प्रोसेस होती है प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करना. इसमें इंक्लूड होता है कि परचेज कहां से करेंगे वो मटेरियल, बजट कितना लगाने वाला है और जो वो बजट उस पर स्पेंड कर रहे हैं तो उसको देखेंगे कैसे कि जो स्पेंड हो रहा है वो इकोनॉमी वे में हो रहा है. दूसरी सब प्रोसेस जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में होती है वो होती है कि वेंडर को सिलेक्ट करना. तीसरी सब प्रोसेस होती है कि परचेज रिक्वेस्ट को परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करने की साइकिल. इसमें चीजें इंक्लूड होती हैं कि रिक्वेजिशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पहले रिक्वेस्ट करते हैं, फिर परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो एक्सेप्ट करता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल में चाहिए, और फिर वेंडर से चीजें पूछी जाती हैं और फिर सप्लाई आती है. नेक्स्ट प्रोसेस है कि जो वेंडर से जिनसे हमने सामान खरीदा है उसको पेमेंट कैसे करनी है. एंड द लास्ट इज वेंडर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. हमें ये चेक करना है कि फ्रॉम पास्ट कंटिन्यूअस ईयर्स की वेंडर ने कैसी परफॉर्मेंस दी है हमें, उसके बेस पे हम ये उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे कि ये ए क्लास वेंडर है, ये बी क्लास वेंडर है. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली कि इन स्ट्रेटेजीज और सब प्रोसेसेस में होता क्या है. तो क्यों प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी में हम इतना ध्यान देते हैं? रीजंस है कि मोर देन 50% जो एंटिटी का बजट होता है वो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी में जाता है. इसी वजह से इस पे खास ध्यान दिया जाता है. अगर तुम पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखोगे फ्रॉड केसेस के, उनमें आपको ये पता चलेगा कि मोस्टली हर एक फ्रॉड में मेजर एरिया जो टारगेट किया जाता है वो प्रोक्यूरमेंट एरिया ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि इसी में से आउटफ्लो फंड होता है. तो इससे पता चलता है कि प्रोक्यूरमेंट एरिया कितना इंपॉर्टेंट है. तो प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटेजी के ह्यूज रिस्क को कवर करने के लिए ऑडिटर को कुछ चीजें देखनी होती हैं, जिनमें इंक्लूडेड है कि जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के कोऑर्डिनेशन में हो. दूसरा, वेंडर को जब हमने सिलेक्ट किया तो हमने उसको क्वालिटी के बेस पे सिलेक्ट किया कि मींस ये हमें क्वालिटी फुल मटेरियल प्रोवाइड करेगा, ना कि कोई रिलेशनशिप के बेस पे कि अपर मैनेजर जो एंटिटी के हैं उनके रिलेशन में कोई वेंडर पड़ता है तो इसलिए हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. थर्ड इज प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो एंटिटी क्या कर रही है उन रिस्क को मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट इज कि पॉलिसीज और प्रोसीजर क्या ढंग से कम्युनिकेट किए गए हैं पूरी एंटिटी में एंड वेंडर्स के साथ भी. और लास्ट इज कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोसेस को कैसे कैरी ऑन करती है. तो नाउ हमने अर्लियर स्लाइड्स में देखा कि प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंड इस एरिया में जाता है. सो इफ आई वांट टू से समथिंग इन ए क्रक्स देन आई मस्ट से दैट वेल बिगन इज हाफ वर्क डन. नाउ नेक्स्ट एंड द टॉप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब प्रोसेस इज वेंडर को सिलेक्ट कैसे किया जाए. तो वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए ऑडिटर को कुछ चीजें देखनी होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट की या नहीं की, जैसे कि वेंडर्स को सिलेक्ट करने की अप्रोच क्या फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर की टेक्निकल
और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कैसे करती है एंटिटी, वेंडर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका डिलीवरी टाइम क्या है और उसकी कंटिन्यूटी कितनी है कि वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, बायर को ये चेक करना होता है कि उसे सिर्फ एक ही वेंडर पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, उसे अपने एग्स को कई सारी बास्केट्स में रखना है ताकि लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाए। नाउ जैसे कि यार ये सब जानते हैं कि हर एक बिजनेस डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क करता है, तो जब हम वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि वेंडर का आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, मींस फेवरेबल, अनफेवरेबल और बिल्कुल ही वर्स। तो वेंडर को सिलेक्ट करने की प्रोसेस वो कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले तो वेंडर अपने अपने क्वालिटी और डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो अपने रॉ मटेरियल को डिफाइन करते हैं वो फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास भेजते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन डॉक्यूमेंट को स्टडी करती है कि जिसके वजह से वो डिसीजन लेती है कि कौन सा वेंडर सेलेक्ट करना चाहिए, और ये डिसीजन लेने के बाद फिर वो वेंडर सेलेक्ट करती है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर कई और भी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि उसकी क्वालिटी कितनी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, और आई कैन से गुडविल ऑल्सो। तो इन चीजों के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा वेंडर उन्हें सेलेक्ट करना है, विच मे बी और विच में प्रूव बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। नेक्स्ट प्रोसेस है कि वेंडर को डेवलप करना, मींस जब हम ये दिख रहा है कि वेंडर कंटिन्यूअसली कुछ सालों से हमें सामान और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, तो इट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी को ट्रस्ट करें, और इस ट्रस्ट को आगे ले जाते हुए हम उसके साथ कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जैसे कि फर्दर मशीनरी परचेज करने का, जिससे उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाए और वो प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ही लो प्राइस पे अवेलेबल हो जाए। तो इस चीज को इंक्रीज करने के लिए हमें वेंडर के साथ रिलायबिलिटी, सपोर्ट और ट्रस्ट जैसी चीजें इंक्रीज करनी पड़ती है। नाउ हेयर कम्स द ऑडिटर पार्ट कि मींस उसे क्या चेक करना है जिसकी वजह से ये वेंडर सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो पाए। सबसे पहले तो ऑडिटर को ये देखना है कि जो वेंडर डाटा प्रिपेयर किया है मैनेजमेंट ने, उसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है या फिर कोई फेक रिकॉर्ड किए गए हो। दूसरा, कि जो डाटा ऑर्गेनाइजर ने रेज किया है उसमें प्राइस, अमाउंट और अदर इंफॉर्मेशन जो कि चाहिए वेंडर सिलेक्ट करने के लिए वो ढंग से डिस्क्लोज की गई है या नहीं की गई। कोई थर्ड चीज ये है कि कोई ऐसा वेंडर उन्होंने उसमें लिखा हुआ है जो पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन अब करता ही नहीं, तो मींस अपडेशन भी तो जरूरी होनी चाहिए ना उस अकाउंट, उस रिकॉर्ड की। एंड द लास्ट एंड द मेन थिंग इज सिलेक्टेड वेंडर का रिलेशन भी चेक करना है एंटिटी के टॉप मैनेजरल पर्सनल के साथ, जिससे कि ऑडिटर को ये कंफर्म हो जाए कि वेंडर को सिलेक्ट करने में उन्होंने कोई बायसनेस नहीं दिखाई है। नेक्स्ट सब प्रोसेस है परचेज रिक्वेस्ट टू परचेज ऑर्डर साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि जो परचेज रिक्वेस्ट रेज करता है डिपार्टमेंट, तो उसे सारी चीजें क्लासिफाई करनी होती हैं कि उसे कितना चाहिए, कब चाहिए, कहाँ से लेना है और उसे स्टोर कहाँ पे करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें एक मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग में इंक्लूडेड होती हैं, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट हर चीज क्लासिफाई करता है जो परचेज ऑर्डर को चैनलाइज करने में चाहिए। अब यहां बात आती है कि ऑर्डर इस चीज को चेक कैसे करेगा। तो वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो चेक करेगा कि ये अथॉरिटी किसकी है जो मटेरियल रिक्विजिशन प्लान बनाएगा। दूसरा, कि क्या ऑलरेडी कोई पेंडिंग परचेज ऑर्डर है। तीसरा, कि उस परचेज ऑर्डर की हेल्प से फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेसेस को लिंक करके देखेगा कि वो परचेज ऑर्डर ढंग से रेज किए गए या नहीं रेज किए गए। एंड द लास्ट इज परचेज ऑर्डर अच्छे से जनरेट किया होना चाहिए, मींस हर एक क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ थिंग मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन। ऑडिटर का काम सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ परचेज ऑर्डर तक कंप्लीट नहीं होता, उसका काम आगे फर्दर भी जाता है जिसमें वो चेक करता है कि जो गुड्स रिसिप्ट हुई है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसीव हुई है, उसकी क्वालिटी सही है और उसकी एंट्री स्टॉकलाइजर्स में की गई है या नहीं की गई है। नेक्स्ट इज कि उस मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट थी वही मटेरियल रिसीव किया या नहीं किया गया, जीएसटी से कंप्लायंस फॉलो किए गए या नहीं किए गए, और कस्टम कंप्लायंस इन केस ऑफ इंपोर्ट्स फुलफिल किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट सिनेरियो जो एवरी बिजनेस एंटिटी फॉलो करती है वो है कि वेंडर जिनसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उनको पेमेंट करना। वो दिन जा चुके हैं जब सिर्फ सेलर को ये सोचना होता था कि मेरे
फाइनेंशियल अमाउंट कब वापस आएगा। लेकिन आजकल के टाइम पे ये हो रहा है कि जो सामान क्रेडिट पे परचेज कर रहा है उसको सेलर से ज्यादा हेडेक होती है कि मुझे इसको रेगुलरली पे करते रहना है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअसली उसकी सप्लाई नहीं होगी रॉ मटेरियल की तो फर्दर प्रोड्यूस कैसे करेगा, और अगर प्रोड्यूस नहीं हुई चीजें तो उसकी फैक्ट्री या फिर एंटिटी तो फिनिश ना। तो इसीलिए आजकल जितनी भी एंटिटीज हैं वो एक अलग से पेबल डिपार्टमेंट बनाती है जो यही इंश्योर करता है कि उसके क्रेडिटर्स को ढंग से पेमेंट रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। लास्ट सब प्रोसेस इज वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो ये हम देख रहे हैं कि वेंडर हमें इतने सालों से सप्लाई कर रहा है, तो कुछ फैक्टर्स है जिनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मर है या नहीं है, और फिर उसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि वो बेस्ट परफॉर्मर है या मीडियम है या फिर लो है। तो वो फैक्टर्स है कि क्वालिटी कैसी है मटेरियल की, डिलीवरी कितने टाइम में करता है, और सर्विसेज मींस आफ्टर सेल सर्विसेज वो कितनी प्रोवाइड करता है। तो इनके बेस पे वो फर्दर क्लासिफाई हो जाता है, और फिर जब मैनेजमेंट नेक्स्ट टाइम जब वेंडर के लिए डिमांड रेज करती है तो इसी के बेस पे डिसीजन लिया जाता है। नाउ थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग माय वीडियो विद सो मच पेशेंस, and I want you to comment a topic on which you want me to make video, and which proves beneficial for everyone. Thank you.